Supermam channel. Today we are going to learn about soil as a resource and we'll see types of soil. Also we'll learn about soil erosion and soil conservation. So let's begin. Soil as a resource. Soil is the most important renewable natural resource. सॉइल यानी कि मिट्टी, तो जो सॉइल होती है वो एक इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। रिन्यूएबल मतलब क्या, कोई चीज जब भी रिप्लेनिश बार बार होती है उसे हम बोलते हैं रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। तो सॉइल एक ऐसी रिसोर्स है जो बार बार रिप्लेनिश होती रहती है, देयरफॉर इट इज अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। इट इज अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। सॉइल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्लांट ग्रोथ के लिए, वो प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करता है, क्योंकि अगर मिट्टी नहीं रहेगी तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। और प्लांट्स में बहुत सारे अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं सॉइल के अंदर। और वो सॉइल के अंदर कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे कि डीकम्पोजर्स, बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गे, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सॉइल के अंदर रहते हैं। इसका मतलब है कि सॉइल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी सपोर्ट देती है। द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम. इट टेक्स मिलियंस ऑफ years टू फॉर्म सॉइल अप टू अ few centimeter in depth. अभी सॉइल की एक मोटी सी लेयर बनने के लिए, या फिर कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर बनने के लिए, सॉइल की 1 सेंटीमीटर की लेयर बनने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, मिलियंस ऑफ years लग जाते हैं सिर्फ 1 सेंटीमीटर लेयर बनने के लिए। Relief, parent rock or bedrock, climate, vegetation and other forms of life and time are important factors in the formation of soil. Soil formation में बहुत सारे factors important हैं, जैसे कि relief यानी कि altitude। तो altitude के हिसाब से हमें अलग अलग soil types देखने मिलते हैं, जैसे कि mountainous region में हमें mountain soil देखने मिलेगा, और जो coastal areas है वहां पे हमें alluvial soil ज्यादा देखने मिलता है। देन पेरेंट रॉक और बेड रॉक, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन में। कैसे, जैसे हम अपने पेरेंट्स से गुण हमें मिलते हैं, वैसा ही सॉइल भी सॉइल जो रहता है वो पेरेंट रॉक पे डिपेंड करता है। तो पेरेंट रॉक जैसा रहेगा वैसा ही सॉइल की क्वालिटी रहेगी। वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, तो सॉइल के ऊपर बहुत सारे अलग अलग चीज भी डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे कि वेजिटेशन। हिली रीजन में हमें अलग टाइप के ट्रीज दिखेंगे, प्लेन रीजन में हमें अलग टाइप के ट्रीज दिखेंगे। वेजिटेशन भी एक मेजर फैक्टर है जो कि सॉइल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है। Various forces of nature such as change in temperature, actions of running water, wind and glaciers, activities of decomposers, etc. contribute to the formation of soil. अभी सॉइल फॉर्मेशन में बहुत सारे नेचुरल फोर्सेस भी एक अहम रोल प्ले करते हैं। नेचुरल फोर्सेस कौन से? रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, ये सारे इरोजन करने का काम करते हैं, सॉइल इरोड करने का काम करते हैं। तो बेसिकली जब रनिंग वाटर कैसे इरोड करता है सॉइल, रनिंग वाटर अपने साथ, जो बहता पानी है वो अपने साथ बहुत सारे इरोडेड मटेरियल्स यानी कि कीचड़, सिल्ट, सैंड, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े, बहुत सारे ऐसे इरोडेड मटेरियल्स अपने साथ लेके आता है, फिर वो कहीं पे जाके डिपॉजिट कर देता है। तो वाटर, विंड और ग्लेशियर मटेरियल्स को डिपॉजिट और ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो सॉइल फॉर्मेशन में नेचुरल फोर्सेस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट डीकम्पोजर्स भी, डीकम्पोजर्स जैसे कि फंगाई, बैक्टीरिया, एल्गे, ये सारे जो डीकम्पोजर्स है वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में भी बहुत ज्यादा काम करते हैं। Chemical and organic changes which take place in the soil are equally important. Soil में बहुत सारे chemical और organic changes होते रहते हैं with passage of time, और ये सारे changes बहुत ज्यादा important है soil formation के लिए, यानी कि उसकी soil की fertility maintain रहे उसके लिए। Soil also consists of organic and inorganic material. Soil दो materials consist करता है, that is organic यानी कि humus, ह्यूमस यानी कि जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स रहते हैं उसे हम ह्यूमस बोलते हैं। तो फिर वो जो ह्यूमस रहता है वो सॉइल में मिक्स्ड रहता है, और ह्यूमस क्या करता है, एक तरह से इट इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल।
तो इस तरह से ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि ह्यूमस सॉइल में प्रेजेंट रहता है और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। बहुत सारे रिफ्यूज प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं, अलग अलग टाइप के डीकम्पोजर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। Now we'll look at the first type of soil, that is alluvial soil. Alluvial soil, this is the most widely spread and important soil. In fact, the entire northern plains are made of alluvial soil. तो जो alluvial soil है वो बहुत ही ज्यादा important soil है और हमारा जो इंडिया का 40% लैंड है वो alluvial soil से covered है और नदर्न प्लेन्स में हमें alluvial soil बहुत ज्यादा देखने मिलती है। These have been deposited by 3 important Himalayan river systems, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. तो नदर्न प्लेन्स पे ये जो alluvial soil एक तरह से डिपॉजिट है तो वो 3 मेजर रिवर सिस्टम की वजह से डिपॉजिट हुई है, जो कि है इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। तो ये जो 3 रिवर्स हैं इन्होंने alluvial soil को इरोड करके alluvial soil अपने साथ बहा के लेके आए हैं और फिर वो एक जगह पे नदर्न प्लेन्स में वो लोग alluvial soil को डिपॉजिट कर दिया ये सारे रिवर सिस्टम्स ने। These soils also extend in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. ये सॉइल्स हमें नदर्न प्लेन्स में तो देखने मिलती ही है, प्लस हमें गुजरात और राजस्थान में भी कहीं कहीं जगह पे alluvial soil देखने मिलती है। Alluvial soil is also formed in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri. हमें alluvial soil ईस्टर्न कोस्टल यानी कि ये रीजन में भी, ये जो ईस्टर्न रीजन है, कोस्टल रीजन है, वो रीजन में भी हमें देखने मिलती है alluvial soil, क्योंकि बहुत सारी नदी ईस्टर्न कोस्टल के साइड जाती है जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो ये सारे जो रिवर्स है वो अपने साथ सॉइल लेके आते हैं और फिर एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे ये सॉइल डिपॉजिट कर देते हैं। इसके वजह से हमें alluvial सॉइल भी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे देखने मिलती है। The alluvial soil consists of various proportion of sand, silt and clay. तो alluvial soil में 3 चीजें होती हैं। एक मिक्सचर होता है, जो किस चीज का मिक्सचर होता है? सैंड, सिल्ट और क्ले, और इसे हम लोम भी बोलते हैं। In the upper reaches of the river valley, that is near the place of the break of slope, the soil are coarse. अगर हम रिवर से दूर जाएं तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम मिलेगी, लेकिन कोस्टल एरियाज पे, अगर हम कोस्टल एरियाज यानी कि सी का जो नजदीक वाला एरिया रहता है, अगर हम कोस्टल एरियाज के पास नोटिस करें तो alluvial सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। और जैसे जैसे हम कोस्टल एरिया से दूर जाएंगे वैसे वैसे हमें alluvial सॉइल थोड़ी बहुत उसमें जो बेसिकली alluvial सॉइल जो रहता है दूर दूर अगर हम कोस्ट से जाएं तो फिर वो थोड़ा सा कोर्स रहता है alluvial soil. Such soils are more common in Piedmont plains such as Doors, Shoals and Terai. तो ये जो सॉइल है alluvial सॉइल वो पिडमोंट प्लेन्स में बहुत ज्यादा कॉमन है। पिडमोंट प्लेन्स मतलब कि माउंटेन का जो फुट हिल होता है उसको हम बोलते हैं पिडमोंट प्लेटू। तो माउंटेन के फुट हिल पे alluvial सॉइल बहुत ज्यादा देखने मिलता है। According to their age, alluvial soils can be classified as old alluvial and new alluvial. Alluvial soil के एज के ऊपर यानी कि जो ओल्ड alluvial soil है उसे एक नाम दिया गया है बांगर। ओल्ड alluvial soil को हम बोलते हैं बांगर और न्यू alluvial soil को हम बोलते हैं खादर। तो याद रखना, ओल्ड alluvial को बांगर बोलते हैं, न्यू alluvial को खादर बोलते हैं। अभी डिफरेंशिएशन दिया है कि बांगर और खादर में क्या डिफरेंस है। तो बांगर जो है दैट इज ओल्ड alluvial सॉइल एंड खादर इज न्यू alluvial सॉइल। बांगर में हाई अमाउंट ऑफ कंकर नोड्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, बड़े बड़े कंकर प्रेजेंट रहते हैं एक तरह से, और खादर में हाई फाइन पार्टिकल्स, बहुत ही फाइन मिट्टी रहती है खादर की। और बांगर जो रहता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, जैसे जैसे हम कोस्ट से दूर जाएंगे तो हमें बांगर सॉइल देखने मिलती है और वो सॉइल जो रहती है उसमें कोर्स नोड्यूल्स हमें ज्यादा देखने मिलते हैं।
वो सॉइल थोड़ी कोर्स रहती है, यानी कि हमें सॉइल के अंदर कंकर नोड्यूल्स बहुत ज्यादा देखने मिलते हैं बांगर में। और खादर जो सॉइल है वो फाइन सॉइल रहती है एकदम। बांगर इज लेस फर्टाइल, क्योंकि बांगर ओल्ड सॉइल है, उस बहुत ज्यादा ओल्ड सॉइल है, इसके लिए उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, इसके लिए वो लेस फर्टाइल रहता है। और खादर नई सॉइल है, न्यू सॉइल है, इसके लिए उसकी सॉइल फर्टिलिटी ज्यादा रहती है। देन these soils contain adequate proportion of potash, phosphoric acid, lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal and pulse crop. तो ये जो सॉइल है एलुवियल सॉइल, वो उसमें बहुत सारे हमें अलग अलग टाइप के मिनरल्स देखने मिलते हैं, जैसे कि पोटैश देखने मिलता है, फॉस्फोरिक एसिड देखने मिलता है, लाइमस्टोन देखने मिलता है। और ये सारे जो चीजें हैं वो शुगर केन, पैडी यानी कि राइस, व्हीट और अलग अलग टाइप की सीरियल और पल्स क्रॉप ग्रो करने के लिए बहुत अच्छे सॉइल है ये alluvial. Due to its high fertility, regions of alluvial soil are intensively cultivated and densely populated. अब ये जो alluvial soil है, it is a very fertile soil. तो उसके high fertility के वजह से लोग वहां alluvial soil जहां पे रहता है वहां पे बहुत ज्यादा हमें density of population बहुत ज्यादा देखने मिलती है। मतलब कि वहां पे लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे इजीली एग्रीकल्चर के लिए वो सॉइल सूटेबल है, इसके लिए वहां पे डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। मतलब एलुवियल सॉइल जिधर भी है वहां पे हमें डेंस पॉपुलेशन देखने मिलती है। Soils in the drier areas are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation. तो जो ड्राई रीजन में यानी कि एरिड क्लाइमेट में सॉइल पाया जाता है, वो उसका जो पीएच रहता है वो थोड़ा ज्यादा अल्कलाइन रहता है। थोड़ा अल्कलाइन रहता है मतलब कि उसका पीएच लेवल 7 से ज्यादा रहता है। तो अगर उसको प्रॉपरली उस पे अगर हमें एग्रीकल्चर करना है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा सॉइल को, और इरिगेशन करना पड़ेगा, प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर देना पड़ेगा हमें सॉइल में। Now, the next type of soil that we'll learn about is black soil. These soils are black in color and also known as rigor soils. तो ये जो black soil है ये obviously black color की होती है, काली मिट्टी होती है, और इसका दूसरा नाम है rigor soils. Black soil is ideal for growing cotton and is also known as black cotton soil. तो ब्लैक सॉइल बहुत ही ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है और कॉटन इस पे बहुत अच्छे से ग्रो होता है, इसके लिए इसका दूसरा नाम दिया गया है ब्लैक कॉटन सॉइल. It is believed that climatic condition along with the parent rock material are the important factors for the formation of black soil. अभी ब्लैक सॉइल फॉर्मेशन में दो मेन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, दैट इज द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड द पेरेंट रॉक मटेरियल. तो क्लाइमेट अच्छा चाहिए ब्लैक सॉइल फॉर्म होने के लिए, प्लस पेरेंट रॉक जो है उस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन. This type of soil is typically of the Deccan Trap region, spread over the northwest Deccan Plateau and is made up of lava flows. तो बेसिकली जो डेक्कन ट्रैप्स है, डेक्कन ट्रैप्स हमें वेस्ट सेंट्रल इंडिया में देखने मिलता है. दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉल्केनिक फीचर्स ऑन द अर्थ एंड दे कंटेन multiple layers of solidified flood basalt that together are more than 2000 मीटर. तो बेसिकली ये जो डेक्कन ट्रैप है वो सेंट्रल इंडिया के वेस्ट सेंट्रल रीजन में लोकेटेड है, और ये जो सारे बड़े बड़े एक तरह से डेक्कन प्लेटू है वो किससे फॉर्म हुआ है? वो लावा, इग्नियस रॉक से फॉर्म हुआ है. जब लावा जमीन पे गिरता है, लावा यानी कि मैग्मा जब बाहर निकलता है माउंटेन से, बाहर निकल के वो सॉलिडिफाई होता है और उसे हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स. तो पूरा जो डेक्कन प्लेटू है वो सारे डेक्कन प्लेटू में इग्नियस रॉक्स हैं. They cover the plateaus of Maharashtra, Saurashtra, Malwa, Madhya Pradesh and Chhattisgarh and extend in the southeast direction along the Godavari and Krishna valleys.
तो ये जो डेक्कन प्लेटू है वो हमें सेंट्रल इंडिया में देखने मिलते हैं बहुत ज्यादा जगह पे। The black soils are made up of extremely fine, that is clay material. तो जो black soil है वो extremely fine soil होता है और वो clay soil रहता है, उसका texture जो रहता है वो clay texture रहता है. They are well known for their capacity to hold moisture. Black soil बहुत टाइम तक moisture hold करके रखता है, यानी कि black soil में बहुत ज्यादा नमी रहती है. In addition, they are rich in soil nutrients such as calcium carbonate, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम. तो ब्लैक सॉइल में बहुत सारे अलग अलग सॉइल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड लाइमस्टोन. These soils are generally poor in phosphoric contents. अभी जो ब्लैक सॉइल रहती है उसमें फॉस्फोरिक कंटेंट बहुत, यानी कि फॉस्फेट बहुत कम रहता है. They develop deep cracks during hot weather, which helps in the proper एरेशन ऑफ द सॉइल. तो जब बहुत ज्यादा धूप रहती है या फिर हॉट वेदर रहता है, तो हॉट वेदर की वजह से वो लोग बहुत ज्यादा क्रैक्स फॉर्म कर लेते हैं. ब्लैक सॉइल पे बहुत ज्यादा डीप क्रैक्स देखने मिलते हैं, जो कि सॉइल को एरेशन देने का काम करती है, एयर प्रोवाइड करने का काम करती है. These soils are sticky when wet and difficult to work on unless tiled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period. ये जो ब्लैक सॉइल है वो स्टिकी रहता है, चिपचिपा रहता है जब वो गीला रहता है. when wet, sticky when wet मतलब कि जब गीला रहता है तब वो थोड़ा स्टिकी लगता है. और जब भी पहली बरसात होती है तो पहली बरसात के बाद तुरंत ही ये सॉइल पे कल्टीवेशन नहीं किया जाता है, पहले उसकी टिलिंग होती है, फिर उसके ऊपर कल्टीवेशन किया जाता है. Now the third type of soil is red and yellow soils. Red soil develops on crystalline igneous rocks in areas of low rainfall in the eastern and southern parts of Deccan Plateau. तो रेड सॉइल जो है वो एक टाइप का क्रिस्टलिन इग्नियस रॉक्स है, और ये रॉक्स हमें कहाँ देखने मिलते हैं, वो एरिया जहाँ पे लो रेनफॉल रहती है, जहाँ पे बरसात कम होती है, वहां देखने मिलते हैं, जैसे कि डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स में. येलो एंड रेड सॉइल्स आर ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, southern parts of middle Ganga plain and along the Piedmont zone of the western Ghats. These soils develop a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks. तो ये जो रेड या फिर येलो सॉइल रहती है, रेड सॉइल को उसका कलर रेड कैसे मिलता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा आयरन प्रेजेंट रहता है, और आयरन जो रहता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, इसके वजह से एक रस्टी कलर फॉर्म होता है. तो बेसिकली रेड कलर आयरन से आता है. इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म. जब वो एक हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, यानी कि वो सॉइल में थोड़ी बहुत नमी रहती है, मॉइस्चर रहता है, तब जाके उसका कलर येलो होता है. तो हाइड्रेटेड फॉर्म में वो येलो दिखता है, नहीं तो ऐसे वो रेड सॉइल रहती है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि येलो और रेड सॉइल हमें ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन अलोंग द पिडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, बहुत सारी जगह पे हमें रेड और येलो सॉइल देखने मिल जाएगी. ये जो सारे पिंक कलर के रीजन्स है, लाइट पिंक कलर के, वो सारे रेड सॉइल से कवर्ड है. Next, fourth soil is laterite soil. Laterite has been derived from the Latin word later, which means brick. तो जो laterite soil है, जो बेसिकली जो laterite word है वो एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है, later, which means brick. तो
लैटर का मतलब ब्रिक होता है और जो लैटराइट सॉइल है वो लैटिन वर्ड लैटर से बना हुआ है। द लैटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। तो जो लैटराइट सॉइल है उसकी फॉर्मेशन के लिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी सूटेबल है एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी सूटेबल है। दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। तो ये जो लैटराइट सॉइल है वो बेसिकली लीचिंग की वजह से फॉर्म होती है। लीचिंग इज अ लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल ड्यू टू रेन एंड इरिगेशन। बेसिकली लीचिंग प्रोसेस से जब बहुत ज्यादा हैवी बरसात होती है तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट सॉइल में से चले जाते हैं और इसकी वजह से लैटराइट सॉइल फॉर्म होता है। लैटेरिटिक सॉइल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप एसिडिक 6.0 pH is 6.0, generally deficient in plant nutrients and occur mostly in southern states, Western Ghats region of Maharashtra, Odisha, some parts of West Bengal and northeast regions. तो जो लैटेरिटिक सॉइल है वो मोस्टली उसका जो पीएच लेवल होता है वो थोड़ा एसिडिक होता है और उसमें बहुत सारे प्लांट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते। जैसे कि मैंने बताया लीचिंग प्रोसेस में बहुत सारे प्लांट न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं बहुत हेवी रेन की वजह से। और ये जो लैटराइट सॉइल है वो हमें सदर्न स्टेट्स में देखने मिलेंगी, वेस्टर्न घाट्स में देखने मिलेगा जैसे कि महाराष्ट्र, ओडिशा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स आल्सो। तो यहाँ पे जो एकदम लाइट पिंक कलर का है, एकदम लाइट पिंक कलर, वो सारे रीजन्स लैटेरिटिक सॉइल से कवर्ड है। Where these soils support deciduous and evergreen forest, it is a humus rich, but under sparse vegetation and in semi-arid environment, it is generally humus poor. तो ये जो सॉइल है उस पे डेसिडियस टाइप के ट्रीज या फिर एवरग्रीन ट्रीज भी उग सकते हैं। हमें डेसिडियस फॉरेस्ट भी देखने मिलते हैं ये सॉइल पे और एवरग्रीन फॉरेस्ट भी देखने मिलते हैं। जैसे कि मैंने पहले उसमें बताया कि ये जो सॉइल है ये दोनों क्लाइमेट में वो हो सकती है, जैसे कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी सूटेबल है प्लस सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी सूटेबल है। इसके लिए यहाँ पे दोनों टाइप के फॉरेस्ट हमें देखने मिल जाते हैं ये सॉइल पे। ये जो सॉइल है इसका ह्यूमस कंटेंट रिच होता है, बट जो सेमी एरिड एरियाज है यानी कि जो ड्राई रीजन्स है वहां पे इसका ह्यूमस कंटेंट पुअर रहता है। दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन द लैंडस्केप। अब ये जो सॉइल है लैटेरिटिक सॉइल ये बहुत जल्दी इरोड होती है और डिग्रेड भी होने लगती है क्योंकि इसका जो पोजीशन है हमारे लैंडस्केप में वो ऐसा पोजीशन है कि वहां से बहुत सारी नदियां बहती हैं और नदियां अपने साथ लैटेरिटिक सॉइल्स लेके जाती हैं, या फिर ड्राई रीजन्स में अगर ये सॉइल रहता है तो विंड के वजह से सॉइल बहुत ज्यादा इरोड हो जाती है। तो इरोजन और डिग्रेडेशन लैटेरिटिक सॉइल्स का बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसके पोजीशन की वजह से। After adopting appropriate soil conservation techniques, particularly in the hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea and coffee. भले ही ये लैटेरिटिक सॉइल की फर्टिलिटी उतनी ज्यादा नहीं रहती है, बट इसका जो ह्यूमस कंटेंट है वो रिच रहता है। तो बहुत सारे अलग अलग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स अगर हम इम्प्लाई करें उसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है कि कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु ऐसे हिली रीजन्स पे हम टी और कॉफी ग्रो कर सकें। लैटेराइट सॉइल्स in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala are more suitable for crops like cashew nut. तो जो रेड लैटेरिटिक सॉइल्स रहती हैं वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में पाई जाती हैं और ये जो रेड लैटेराइट सॉइल है वो मोर सूटेबल है कैश्यू नट के ग्रोथ के लिए। तो कैश्यू नट इस पे बहुत अच्छे से ग्रो करता है लैटेराइट सॉइल पे। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज एरिड सॉइल। एरिड नाम से ही पता चलता है कि ये हमें ड्राई रीजन में देखने मिलेगा, डेजर्टेड रीजन में। एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। तो एरिड सॉइल का कलर क्या रहता है? रेड से ब्राउन।
दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। ऑब्वियस की बात है कि एरिड सॉइल डेजर्टेड रीजन्स में पाया जाता है और डेजर्टेड रीजन में हमें सैंड देखने मिलती है। इसकी वजह से उसका जो टेक्सचर रहता है वो सैंडी टेक्सचर रहता है और नेचर में वो सलाइन रहता है, सॉल्टी रहता है। In some areas, the salt content is very high and common salt is obtained by evaporating the water. तो कुछ एरियाज में जो एरिड सॉइल है उसका सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और इससे हम कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं वाटर को इवेपोरेट करके। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन इज फास्टर एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। तो ऑब्वियस की बात है कि ये डेजर्टेड रीजन्स पे पाया जाता है, तो वहां का क्लाइमेट ड्राई रहता है, बहुत ज्यादा हाई क्लाइमेट रहता है, हॉट क्लाइमेट, हॉट वेदर रहता है, इवेपोरेशन बहुत ज्यादा जल्दी होगी। उसकी वजह से ये जो सॉइल है इसमें ह्यूमस कंटेंट बहुत कम रहता है और मॉइस्चर तो बिल्कुल नहीं रहता, बहुत कम मॉइस्चर रहता है। क्यों? क्योंकि सारा मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाता है। The lower horizons of the soil are occupied by conker because of the increasing calcium content downwards. अब जो लोअर होराइजन्स रहती है यानी कि जो पेरेंट रॉक रहती है, जो कैल्सीरियस बड़े बड़े नोड्यूल्स रहते हैं वो पेरेंट रॉक में प्रेजेंट रहते हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि जब डेजर्ट रीजन में हम जाते हैं तो डेजर्ट रीजन में हमें जब हम रेत पे पानी डालते हैं तो सारा पानी नीचे चला जाता है, तुरंत सारा जो पानी है जो हम डालते हैं वो नीचे बह जाता है, नीचे अब्सॉर्ब हो जाता है। After proper irrigation, these soils become cultivable as has been in the case of western Rajasthan. तो राजस्थान साइड में हमें एरिड सॉइल ज्यादा देखने मिलता है और इरिगेशन के वजह से ही उस पे कल्टीवेशन करना मुमकिन हो पाया है। क्योंकि अगर इरिगेशन फैसिलिटी प्रॉपर नहीं रही तो हम राजस्थान एरियाज में कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए इरिगेशन की वजह से कल्टीवेशन करना एरिड सॉइल पे मुमकिन हो पाया है। तो हमें एरिड सॉइल राजस्थान एरिया में देखने मिलती है। नेक्स्ट इज forest soils. Forest soils. These soils are found in hilly and mountainous areas where sufficient rainforests are available. तो फॉरेस्ट कहाँ पे हमें देखने मिलता है? हमें फॉरेस्ट सबसे ज्यादा माउंटेनियस और हिली रीजन्स पे देखने मिलता है। सो ऑब्वियस की बात है कि जो फॉरेस्ट सॉइल है वो माउंटेनियस और हिली रीजन्स पे पाया जाएगा। द सॉइल texture varies according to the mountain environment where they are formed. तो दो सॉइल का जो टेक्सचर है वो वेरी करता है, डिफरेंट टेक्सचर रहता है डिपेंडिंग ऑन द माउंटेन। अगर माउंटेन के आजू बाजू जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वहां की सॉइल कैसे रहेगी, वहां की जो फॉरेस्ट सॉइल कैसी रहेगी वो माउंटेन के एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है। They are loomy and silty in valley sides and coarse grained in the upper slopes. जैसे कि अगर वैली साइड हम जाएं, जो वी शेप्ड वैली होती है या फिर जो यू शेप्ड वैली होती है, वो माउंटेन्स की जो वैलीज है वहां पे अगर हम जाएं, नोटिस करें तो वहां पे हमें लूमी और सिल्टी सॉइल ज्यादा दिखने मिलेगी। लूमी और सिल्टी सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। और अपर स्लोप से अगर हम जाएं, अपर स्लोप से यानी कि हिल के ऊपर जाएं, ऊपर पार्ट पे जाएं, तो वहां पे हमें कोर्स ग्रेन सॉइल ज्यादा देखने मिलेगी। क्यों? बड़े बड़े हमें इतनी ज्यादा फर्टिलिटी वाली सॉइल देखने नहीं मिलेगी, क्योंकि सारा जो सॉइल है वो इरोजन की वजह से नीचे की तरफ आता है, फुट हिल्स पे आता है। तो अगर दो माउंटेन्स के बीच में वैली है तो ऑब्वियसली अगर इरोड हो रहा है तो जो हिल का टॉप साइड से अगर इरोजन हो रहा है तो टॉप से सारी मिट्टी नीचे तरफ बह के आएगी, वैली के साइड आएगी। इसके लिए वैली के साइड हमें ज्यादा लूमी और सिल्टी सॉइल देखने मिलता है और अपर स्लोप्स पे जाए तो वहां पे हमें कोर्स ग्रेन सॉइल देखने मिलती है, ताकि मतलब कि जो नोड्यूल्स होते हैं, कंकर होती है, वो ज्यादा देखने मिलती है हमें अपर स्लोप्स पे। In the snow-covered area of Himalayas, these soils experience denudation and are acidic with low humus content. अगर हम हिमालयन रीजन्स का बात करें तो हिमालयन रीजन्स में बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स है जो कि स्नो कवर्ड माउंटेन्स है, और जब
समर सीजन आता है तब ये माउंटेन्स हॉट वेदर की वजह से मेल्ट होना चालू हो जाती हैं, उसकी वजह से ग्लेशियर्स फॉर्म होते हैं, और ग्लेशियर्स एक टाइप का नेचुरल फोर्स है जिससे इरोजन होता है। तो डेन्यूडेशन इज बेसिकली वेयरिंग अवे ऑफ द टॉप सॉइल। जो टॉप सॉइल इरोड हो जाता है उसे हम बोलते हैं डेन्यूडेशन। तो हिमालयन रीजन में डेन्यूडेशन हो जाती है ग्लेशियर्स की वजह से, इरोजन होता है, और प्लस वहां का जो सॉइल रहता है फॉरेस्ट सॉइल हिमालयस का, वो थोड़ा एसिडिक रहता है, पीएच लेवल थोड़ा 7 से कम रहता है, यानी कि एसिडिक रहता है, और जो ह्यूमस कंटेंट है वो भी बहुत हद तक कम, लो ह्यूमस कंटेंट रहता है, मतलब कि ह्यूमस रिच नहीं रहता, लो ह्यूमस रहता है। The soils found in the lower parts of the valleys, particularly on the river terraces and alluvial fans, are fertile. तो जो सॉइल हमें लोअर पार्ट्स ऑफ वैलीज में देखने मिलती है, यानी कि वैलीज के रीजन में जो हमें सॉइल देखने मिलता है वो ज्यादा फर्टाइल सॉइल रहता है। और रिवर टेरेसेस है, रिवर टेरेसेस यानी कि ये पिक्चर में नोटिस करना, जो एलिवेटेड पार्ट है, एलिवेटेड रिवर के आजू बाजू का जो पार्ट है, जो जमीन है, यहाँ पे मार्क भी किया है, ये जो एलिवेटेड पोर्शन है इसको हम बोलते हैं रिवर टेरेस, नदी के आजू बाजू की जमीन। तो वो जो रिवर टेरेस है वहां पे हमें ज्यादा फर्टाइल सॉइल देखने मिलती है, क्योंकि जो रिवर है वो अपने साथ इरोडेड पार्टिकल्स लेके आता है, सॉइल लेके आता है, और वो सॉइल को किधर आजू बाजू डिपॉजिट कर देता है। इसकी वजह से जो रिवर टेरेसेस है वो ज्यादा फर्टाइल होती हैं। और एलुवियल फैंस, एलुवियल फैंस भी बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। एलुवियल फैंस हमें माउंटेन के फुट हिल्स पे देखने मिलती है। इसका नाम एलुवियल फैंस क्यों रखा गया है, क्योंकि ये जो मिट्टी रहती है वो एलुवियल सॉइल रहती है और ये फुट हिल्स पे देखने मिलती है, और ये फैन शेप की रहती है, चाइनीज फैन शेप की रहती है, इसके लिए इसका नाम दिया गया है एलुवियल फैंस। तो बेसिकली एलुवियल फैंस फॉर्म कैसे होते हैं, सारी जो ऊपर माउंटेन से अपर लेयर से सॉइल नीचे इरोड होके आती है, फुट हिल्स पे डिपॉजिट हो जाती है। तो जब फुट हिल्स पे सारी मिट्टी डिपॉजिट होती है तो एक फैन शेप फॉर्म होता है, इसके लिए इसका नाम दिया गया है एलुवियल फैंस। और ये जो मिट्टी रहती है ये बहुत ज्यादा फर्टाइल मिट्टी रहती है। Next topic is soil erosion and conservation. This is the last topic from resource and development chapter. Now, the denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. Soil erosion मतलब क्या? Denudation of the soil cover मतलब कि wearing away of the top soil. जो top soil है वो erode होते जाता है। किस वजह से इरोड होता है? या तो ओवर वॉशिंग की वजह से, मतलब कि हेवी रेनफॉल की वजह से इरोड हो जाता है, तो इसी को ही हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन, अभी सॉइल इरोजन किस चीज की वजह से होता है, क्या कॉजेस हैं? फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू. Sometimes this balance is disturbed due to human activities like deforestation, overgrazing, construction and mining, etc. while natural force. अभी बेसिकली जो सॉइल फॉर्मेशन रहता है और सॉइल इरोजन रहता है उसके बीच में एक बैलेंस बनना चाहिए। एक बैलेंस बनना बहुत जरूरी है। अगर बैलेंस नहीं बना तो दिन ब दिन सॉइल डिग्रेड होते जाएगा। नई सॉइल बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और सॉइल इरोड होने में एक झटके में हो जाता है सॉइल इरोड। तो सॉइल इरोड होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बट सॉइल फॉर्मेशन में ज्यादा टाइम लगता है। इसकी वजह से दोनों सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरोजन में बैलेंस मेंटेन रहनी चाहिए। अगर बैलेंस डिस्टर्ब हुआ तो सॉइल डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा हद तक हो सकती है। और सॉइल जो है उसका बैलेंस डिस्टर्ब किस वजह से होता है? बहुत सारे वेरियस रीजंस, ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से होता है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल डिग्रेडेशन होता है। ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग यानी कि ज्यादा चारा खिलाने से जो जानवर है हम उनको ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं और उनको ज्यादा चारा खिला देते हैं, तो उससे ओवर ग्रेजिंग होता है। जैसे कि हम एक ही लैंड पे बार बार उनको ग्रेजिंग करवाने के लिए लेके जा रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो बहुत टाइम बाद वो जो जब जानवर खाते हैं, फॉडर खाते हैं, तो जब वो प्लांट को उखाड़ते हैं सॉइल से तो बहुत सारी मिट्टी भी प्लांट के साथ आ जाती है। इसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। और कंस्ट्रक्शन और माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। जो हम बड़े बड़े
जो बड़े बड़े होल्स हम डिग करते हैं मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसके वजह से सॉइल डिग्रेडेशन होता है, इरोजन होता है। कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से सॉइल इरोजन होता है, और बहुत सारे नेचुरल फोर्सेस की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। जैसे कि विंड, जब विंड बहुत तेजी से आती है, विंड का स्पीड ज्यादा रहता है, तो बहुत सारी मिट्टी विंड के साथ उड़ के ट्रांसपोर्ट होती है, तो इसके वजह से सॉइल इरोजन होता है। नेक्स्ट ग्लेशियर, ग्लेशियर का पानी जब बह के आता है, जो ग्लेशियर को हम रिवर्स ऑफ आइस भी बोलते हैं, तो माउंटेनियस जो हिली रीजन है जहाँ पे जो स्नो कवर्ड एरियाज है वहां पे ग्लेशियर्स रहती हैं, तो ग्लेशियर्स अपने साथ बहुत सारे इरोडेड पार्टिकल्स लेके आएंगे, उसकी वजह से इरोजन होता है। और वाटर, वाटर के वजह से भी इरोजन होता है, रनिंग वाटर अपने साथ बहुत सारे इरोडेड पार्टिकल्स लेके आती है। Soil erosion is also caused due to the defective methods of farming, that is plowing in a wrong way. तो soil erosion human activities के वजह से तो होती ही है, प्लस फार्मिंग के वजह से भी होती है, डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग की वजह से, जैसे कि प्लोइंग इन अ रॉन्ग वे। अगर हम गलत तरीके से लैंड को प्लो कर रहे हैं, गलत तरीके से लैंड की टिलिंग कर रहे हैं, उसके वजह से भी सॉइल इरोड हो सकती है। The running water cuts through the clay soils and makes deep channels as gullies. तो जब रिवर, बेसिकली ये जो पिक्चर है ये गलीज है, जो पानी अपना रास्ता सॉइल के बीच में से बना लेती है, सॉइल को कट करके एक रास्ता बना लेती है, तो उस डीप चैनल्स को हम बोलते हैं गलीज। अब ये जब गलीज फॉर्म होंगी तो पूरा लैंड बर्बाद हो जाएगा, द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन एंड इज नोन एज बैड लैंड। तो जो लैंड पे, जो एग्रीकल्चरल फील्ड पे या फिर जो लैंड पे गलीज फॉर्म होते हैं, डीप चैनल्स फॉर्म होते हैं जहां से पानी बहता है या फिर स्टोर होता है, वो बहुत ही बेकार चीज है, क्योंकि उसके वजह से लैंड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, अनफिट हो जाता है कल्टीवेशन के लिए। इन बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रवाइन्स। तो चंबल बेसिन जो है, चंबल बेसिन में ऐसे लैंड्स देखने मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं रवाइन्स। रवाइन्स बेसिकली बीच में से एक रास्ता रहता है दो माउंटेन्स के, वो एक क्रैक की वजह से फॉर्म होता है, इरोजन की वजह से रवाइन्स फॉर्म होती है, और ये हमें चंबल बेसिन में ज्यादा देखने मिलता है। यहाँ पे मैंने पिक्चर दिया हुआ। Sometimes water flows as a sheet over large areas down a slope. In such cases, the topsoil is washed away. This is known as sheet erosion. तो कभी कभार जब हेवी रेनफॉल होती है, हेवी रेनफॉल होने के कारण जो टॉप सॉइल है, माउंटेनियस रीजन पे जो टॉप सॉइल होता है, ऊपर की सॉइल की जो लेयर रहती है, वो वॉश अवे हो जाती है। क्यों? बहुत सारा पानी बहता है, पानी के साथ बहुत सारी टॉप जो सॉइल है वो बह के चली जाती है फूट हिल्स पे। तो इसे जब लगातार एक पूरी की पूरी शीट, टॉप सॉइल की पूरी शीट जब बह के चली जाती है, वॉश अवे हो जाती है, उसको, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं शीट इरोजन। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन मेथड्स। सॉइल कंजर्व करने के लिए कौन से अलग फार्मिंग मेथड्स यूज करते हैं लोग? फ्लोइंग अलोंग द काउंटर लाइंस can decelerate the flow of water down the slopes. This is called counter plowing. तो अगर हम काउंटर लाइंस यूज करके फ्लोइंग करें, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट जो पिक्चर है दैट इज काउंटर फ्लोइंग। काउंटर लाइंस के वजह से जो वाटर का फ्लो है वो एक तरह से डेसिलरेट हो जाता है, यानी कि जो पानी का फ्लो है वो रेड्यूस हो जाता है, उसकी जो स्पीड रहती है वो रेड्यूस हो जाती है। और अगर पानी का स्पीड रेड्यूस हो जाएगा तो फिर पानी अपने साथ बहुत सारे इरोडेड पार्टिकल्स को लेके नहीं जा पाएगा। तो इसकी वजह से काउंटर फ्लोइंग एक कंजर्वेशन मेथड है। सॉइल स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस। टेरेस कल्टीवेशन restricts erosion. Western and central Himalayas have well developed terrace farming. Second conservation method is terrace farming. Terrace farming basically this second picture is terrace farming. Terrace farming में हम स्लोप्स को टेरेस शेप देते हैं, यानी कि स्लोप्स पे स्टेप्स जैसा बनाते हैं, सीढ़ियां जैसा बनाते हैं। अब टेरेस कल्टीवेशन करने से एक तरह से इरोजन रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। अगर इरोजन होगा भी तो वो नीचे के स्टेप्स पे जाके गिर जाएंगी, जो इरोडेड पार्टिकल्स है। अगर विंड की वजह से इरोजन हो रहा है, वाटर की वजह से इरोजन हो रहा है, तो जो मिट्टी बह के आ रही है वो
उधर स्टेप्स पे अक्यूमुलेट हो जाएगी, ना कि कहीं और जाके डिपॉजिट होगी। तो टेरेस फार्मिंग भी एक कंजर्वेशन मेथड है। नेक्स्ट कंजर्वेशन मेथड इज स्ट्रिप क्रॉपिंग. Strips of grass are left to grow between the crops. This breaks up the force of wind. This method is known as strip cropping. अभी स्ट्रिप क्रॉपिंग में बेसिकली क्या होता है, अलग अलग टाइप के क्रॉप्स लाइन कॉलम वाइज में ग्रो किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में पहले कॉर्न को ग्रो किया गया है, फिर ओट्स को ग्रो किया गया है, फिर हे को ग्रो किया है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के क्रॉप्स कॉलम वाइज ग्रो किए जाते हैं। इससे क्या होता है, विंड का जो फोर्स रहता है वो ब्रेक हो जाता है। अगर विंड बहुत ज्यादा फ्लो में आ रही है, बहुत ज्यादा स्पीड से आ रही है, तो विंड के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए ये स्ट्रिप फार्मिंग की जाती है या फिर स्ट्रिप क्रॉपिंग की जाती है। तो विंड अपने साथ बहुत सारे मिट्टी उड़ा के नहीं लेके जा सकता। प्लांटिंग लाइन्स of trees to create shelter also works in a similar way. Rows of such trees are called shelter belts. These shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes and in stabilizing the desert in western India. तो ये जो बेसिकली शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है, शेल्टर बेल्ट्स मतलब कि अगर मेरा एग्रीकल्चरल फील्ड है तो मैं चारों तरफ बड़ी बड़ी ट्रीज को उगा दूंगी रोज में जैसे सेकंड पिक्चर में देख पा रहे हैं, जो रोज में लाइन से मैं बड़े बड़े ट्रीज को उगा दूंगी। उसकी वजह से क्या होगा, जो विंड है वो मेरे एग्रीकल्चर फील्ड को डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाएगा। तो विंड को ऑब्स्ट्रक्ट करने का काम कौन करेगा, ये बड़े बड़े ट्रीज विंड को ऑब्स्ट्रक्ट करने का काम करेंगे। तो विंड जब भी बह के आएगी तो मेरे एग्रीकल्चर फील्ड में नहीं आ पाएगी और मेरी मिट्टी को, मेरी जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें जो फर्टाइल सॉइल है उसको इरोड नहीं कर पाएगी। तो शेल्टर बेल्ट जो है वो भी एक कंजर्वेशन मेथड है, बहुत अच्छा कंजर्वेशन मेथड है।